हेलो गाइस, वेलकम टू IAC कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल वीडियो फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में हम आपको एक्सेल इंट्रोडक्शन, टेबल क्रिएशन, टेबल फॉर्मेटिंग और बेसिक फार्मूलाज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हमें नीचे यहाँ सर्च बटन पे जाना है और एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करते ही आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के नाम से एक फाइल दिखाई दे जाएगी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या नीचे जो ये सर्च है, आपने सर्च में एक्सेल टाइप कर ही रखा है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। एक्सेल में पहुँचने के बाद में देखिए यहाँ आपके ऊपर 3 बटन दिए हुए होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन एंड क्लोज बटन। बेसिकली वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं इसको, और भी एप्लीकेशन पे आते हैं सारे बटन, लेकिन मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मिनिमाइज़ का मतलब होता है इसको छोटा सा करके नीचे रख लेना, यहाँ ये एप्लीकेशन आ जाती है। ये इसलिए होता है कि हम इस एप्लीकेशन को अभी बंद भी नहीं करना चाहते और किसी दूसरी एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो हम इसको मिनिमाइज़ करके रख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोबाइल में भी होता है ऑप्शन मिनिमाइज़ का। यहाँ ये रिस्टोर डाउन बटन है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी स्क्रीन का जो साइज़ है उसको रीसाइज करना चाहते हैं, यानी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। हम कस्टमाइज़ करके एक्सेल की जो शीट का साइज़ है हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको वाइड एंड टॉल जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से बढ़ाया घटाया जा सकता है उसको। यहाँ दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये फिर फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ ये बराबर में क्लोज बटन होता है एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। नीचे आपका ये 3 बटन दिए हुए होते हैं, नीचे से ये आपको 3 शीट दी हुई है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से। ये डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं, यानी कि एक्सेल की तरफ से आपको जो शीटें मिलेंगी वो 3 शीट्स दिखाई देंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और भी अगर हम शीट इंसर्ट कराना चाहें तो बराबर में ये बटन दिया हुआ होता है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपकी एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह और भी शीटें आप बराबर इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करके भी करा सकते हैं, या इसकी एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ अगर आप F11 यूज़ करते हैं तो भी आप शीट इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे तो देखिए एक ही शीट अपने आप में इतनी बड़ी होती है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी का डेटा इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे काउंट करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम रॉज और मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं। रॉज को अगर हम काउंट करने बैठे, देखिए 1, 2, 3 जो न्यूमेरिक में है ये सब आपकी रॉ कहलाती है, और ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स में है ये सारे आपके कॉलम कहलाते हैं। अगर हम इनको काउंट करने बैठें तो देखिए नीचे की तरफ मैं डाउन एरो यूज़ कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी टोटल रॉज कितनी होती है मैक्सिमम, तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, तो आप देख पाएंगे 10,48,576 आपकी रॉ है। और इसी तरह से अगर आप कॉलम काउंट करेंगे तो ए से लेके ये सबसे पहले आप Z तक देखिए, Z तक चलता है, Z के बाद में फिर A लग जाएगा आगे, फिर ये Z तक चलेगा, फिर इसी तरह से B लग जाएगा, फिर C लग जाएगा, ये इस तरह चलता चला जाता है। ये XFD तक होते हैं हमारे टोटल कॉलम, XFD तक कॉलम, और 10,48,576 रॉ एक शीट में होती हैं। इस तरह से हम और मैक्सिमम शीट्स बना सकते हैं, अलग अलग शीटों का अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने एक ही शीट अभी यूज़ की है, एक ही शीट में इतने सारे कॉलम्स और रॉ होते हैं। तो इसी तरह हम और शीटें अगर बनाएंगे तो उनमें भी हम अलग अलग इतने लोगों का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ सब ये आपको टेबल क्रिएट करनी होती है, इस एरिया में आप टेबल बना सकते हैं। और बाकी जो आपका जो सिलेक्शन एरिया होता है, अगर हम कहीं क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि एक सेल सेलेक्ट हो जाती है, सेल बोलते हैं इसको, जो एक खाना टाइप होता है इसको हम एक सेल बोलते हैं, CELL सेल। ये सेल जो आपको दिखाई दे रही है इसका अपना पर्टिकुलर एड्रेस, बड़ी पहचान है, यानी कि इधर से अगर आप देखेंगे तो ये E है, और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये 10 है, यानी कि कॉलम नंबर E और रॉ नंबर 10। तो इसका जो नेम बॉक्स में आप ऊपर एड्रेस देखेंगे E10 यहाँ पर एड्रेस आ रहा है। इसी तरह अगर आप किसी और सेल पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ भी देखेंगे कॉलम नंबर K और रॉ नंबर 15, तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा K15। तो हर सेल का अपना एड्रेस, अपनी पहचान है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी किसी पर्टिकुलर सेल पर जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया G20 और एंटर लगाया, तो आप देखेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली G20 पर आ जाएगा। हमें A1 पर जाना है, A1 टाइप किया, एंटर कराया, ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है वो A1 पर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर सेल पे जा सकते हैं। बाकी देखिए अगर हमें यहाँ पर कॉलम की विड्थ या रॉ की हाइट
को बढ़ाना है घटाना हो तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ ये कॉलम की विड्थ है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेच करके हम यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर ये कॉलम की विड्थ यहाँ से कम या ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ करना है तो आप राइट क्लिक करने के बाद में कॉलम विड्थ पर जाकर भी कर सकते हैं कि जैसे आपको 8.43 की ये 8.38 की जगह पर आपको करना है 20 साइज़। आप ओके करा दीजिए, आप देखेंगे कॉलम का एग्जैक्ट साइज़ 20 हो जाएगा, जो विड्थ है इसकी वो 20 हो जाएगी। इसी तरह रॉ की जो हाइट है आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ से रॉ की हाइट को नीचे करके इस तरह से स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं हाइट को। और या राइट क्लिक करने के बाद में रॉ हाइट पे जाएंगे और यहाँ से जाकर 15 की जगह 20 करना है तो 20 कर सकते हैं। या आप एक साथ मल्टीपल करना चाहते हैं तो आप एक साथ मान लीजिए यहाँ से आपने 20 तक लिया सबको, राइट क्लिक करने के बाद रॉ हाइट और उसको 20 करा दिया तो आप देखेंगे सबका साइज़ जो है वो 20 हो जाएगा। इसी तरह जो कॉलम है, कॉलम के साइज़ आपको यहाँ तक जी तक जो साइज़ है सबका 10 करना है तो आप यहाँ कॉलम विड्थ पर जाएंगे और यहाँ से जो कॉलम की विड्थ है उसे 10 कर देंगे तो आप देखेंगे A B C D G तक जो है आपका 10 हो जाएगा एग्जैक्ट साइज़। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि कॉलम की विड्थ और रॉ की हाइट को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो भी हम साइज़ देना चाहें। अब हम आपको टेबल क्रिएशन के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। टेबल आप किसी भी टॉपिक पर ले सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, प्रोडक्ट टेबल, इस तरह आपके पास जिस तरह का डेटा है आप उस तरह का टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप चाहें तो यहाँ शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो शीट 1 दिया हुआ है यहाँ से रीनेम करने के बाद में हम एम्प्लॉय टेबल भी नेम दे सकते हैं और यहाँ हम एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें एक कॉलम ले लेते हैं एम्प्लॉय कोड, इसके बाद नेम, डिपार्टमेंट, या हम ले लेते हैं पहले सिटी, डिपार्टमेंट, बेसिक। इस तरह हमने कुछ कॉलम ले लिए। यहाँ पर हमने कोड डाल दिया 01 करके, हमने एक एम्प्लॉय कोड लिया EP 02। इस तरह से हम कुछ कोडिंग दे सकते हैं और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है और उसके कॉर्नर पे देखिए जब ये प्लस वाली जो शेप है आपकी, जो सिलेक्शन आपका जो ये पॉइंटर आ रहा है, आप इसको जब नीचे ऐसे लेकर जाएंगे तो जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रखना है और नीचे को ड्रैग करा देना है। तो ये आपका 10 तक या आगे तक जहाँ तक भी आपको सीरीज़ चाहिए वहाँ तक आप सीरीज़ ले सकते हैं। तो एम्प्लॉय 10 तक हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ आगे हम नेम ले सकते हैं। नेम वाले कॉलम को थोड़ा सा हम स्क्रैच करके बड़ा कर लेंगे। यहाँ हमें नेम टाइप करना है, हम कोई भी नाम ले लेते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से हमने कुछ नाम यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। इसके बाद हम सिटी दे सकते हैं। देखिए सिटी में हम जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे मुंबई, तो आपको फर्स्ट टाइम तो कोई भी नाम टाइप करना होता है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम वही नाम दोबारा लेते हैं तो वो अपने आप आपको सजेस्ट करने लगता है। मीन्स आपको मैं भी समझाऊंगा आगे। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली टाइप कर दिया, मुंबई टाइप कर दिया, अब और एक अपने यहाँ ले लिया कोलकाता। इसके बाद दोबारा से जैसे ही हम M प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ मुंबई अपने आप आ रहा है। अगर आपको मुंबई ही चाहिए तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मुंबई टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। D प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं दिल्ली आ रहा है, आपको दिल्ली दे देना है। D प्रेस करेंगे दिल्ली ले लेंगे, M प्रेस करेंगे मुंबई आ जाएगा, K प्रेस करेंगे कोलकाता, M मुंबई, K या नीचे दिल्ली ले लेते हैं D। इस तरह से करके आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब आपके ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं। सिर्फ एक बार आपको फर्स्ट टाइम टाइप करना होगा, बाकी वो फिर सजेस्ट करने लगता है। अब देखिए ऐसे ही हमें डिपार्टमेंट लेना है। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप लोग समझते होंगे, डिपार्टमेंट यानी कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज वर्क बांट दिया जाता है।
यानी कि हर किसी को एक अलग टास्क दी जाती है कि आपको अकाउंट्स में काम करना है, या आपको एडमिन में काम करना है, या आपको मार्केटिंग में काम करना है। तो इसलिए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट देने हैं हर एम्प्लॉय का अलग अलग जो भी है। तो यहाँ हमने अकाउंट्स ले लिया, एडमिन। अब देखिए यहाँ ए से ही अकाउंट्स है, ए से ही एडमिन है। तो अब यहाँ ए से सर्च में नहीं आएगा, अगर आप ए और सी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ए और सी से अकाउंट्स आ जाएगा, और ए और डी से आपका एडमिन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कम से कम 2 लेटर टाइप करने होंगे। अगर हम यहाँ कुछ और देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया सेल्स, तो आप देखते हैं सेल्स भी हमने कर लिया। अब दोबारा से जब हम ए और सी टाइप करेंगे अकाउंट्स आ जाएगा। मार्केटिंग देखिए अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, मार्केटिंग देखिए अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। अगर हम मार्केटिंग यहाँ देना चाहें तो मार्केटिंग दे सकते हैं। एडमिन हमने दिया यहाँ से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ए और डी टाइप कर रहा हूँ तो एडमिन अपने यहाँ आ रहा है, ए और सी टाइप कर रहा हूँ तो अकाउंट्स आ रहा है, एस टाइप करने से सेल, और एम से मार्केटिंग, एस से सेल। इस तरह से आप जल्दी से टाइप कर पा रहे हो। तो ये इस तरह से शॉर्टकट्स यहाँ काम कर जाते हैं। बाकी बेसिक सैलरी देने के लिए आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू देनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पर 12,000 रुपये वैल्यू दे दी, 7500 वैल्यू दे दी, 13,000, ये हमारा बेसिक सैलरी हम लोग दे चुके हैं। सब हमारी पूरी टेबल तैयार हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में। टेबल फॉर्मेटिंग के लिए देखिए आपको यहाँ ये ऊपर फॉन्ट ग्रुप दे रखा है। अगर आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, यहाँ से भी आप साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगाना है, बॉर्डर्स लगाना है, फिल कलर बोलते हैं इसको हम। यहाँ बराबर में आपका ये फॉन्ट कलर है। ये सब चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर लगाना होता है तो यहाँ से ऑल बॉर्डर यूज़ करेंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सब पे ये बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरह अगर हमें बॉर्डर हटाना है तो सिलेक्ट करने के बाद यहीं से हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर को हम हटा भी सकते हैं। अगर हम सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहते हैं एक लाइन पर, तो यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन दे रखा है बॉटम बॉर्डर। आप देख पाएंगे यहाँ पर सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगा है, बाकी पूरी टेबल पे बॉर्डर नहीं लगा है। तो इसी तरह से हम नो बॉर्डर करेंगे, हट जाएगा। अगर हम राइट साइड में लगाना चाहें तो राइट बॉर्डर कर देंगे, आप देख पाएंगे राइट साइड में बॉर्डर आ जाएगा। तो आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ हम फिलहाल यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर्स, पूरी टेबल पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद अगर हमें फॉन्ट पे कलर लगाना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम फॉन्ट पे भी कलर लगा सकते हैं। ये फॉन्ट का कलर दिया हुआ होता है, यहाँ से आप कलर लगा सकते हैं। यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है, या ये बटन से भी हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से बटन से ही साइज़ को डिक्रीज़ किया जा सकता है। ये बराबर में आपका यहाँ पर फॉन्ट का टाइप है। फॉन्ट का टाइप भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से अलग अलग टाइप हैं, जो टाइप आप चाहें वो टाइप आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह से ये फॉन्ट का टाइप आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना चाहते हैं, यानी कि फिल कलर करना चाहते हैं, तो फिल कलर पे जाना है। यहाँ से जाकर आप फिल कलर कर देंगे तो आप देख पाएंगे बैकग्राउंड में भी कलर आ गया है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है उस पर हम कोई डार्क शेड ले लें, और जो हमारा फॉन्ट का कलर है हम उस पर कोई भी लाइट शेड ले लें। तो ये भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि हमेशा हमें हेडिंग जो होती है वो कंट्रास्ट दिखानी होती है। नीचे हम कोई भी लाइट कलर ले लेते हैं, यहाँ से जाकर बैकग्राउंड कलर लेंगे और कोई भी लाइट कलर इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं टेबल बहुत अच्छी लग रही है। इसमें हमने नीचे लाइट कलर यूज़ किया है और ऊपर अपना डार्क कलर में लगा दिया है। तो इस तरह से हम इस पर कलर लगा सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड कलर हो जाता है, फिल कलर बोलते हैं इसको, और ये आपका यहाँ पर फॉन्ट कलर है। फॉन्ट पे हम इस तरह से कलर लगा सकते हैं। बोल्ड आप समझते ही, हम इसको सिलेक्ट करके अगर बोल्ड करना चाहें तो देखिए बोल्ड हो जाता है। अगर हम इसको इटैलिक करना चाहें तो ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, तिरछा हो जाता है। अगर हम अंडरलाइन यूज़ करना चाहें तो ये अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन भी अगर हम उसमें अंडरलाइन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डबल अंडरलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। डबल आप देख पाएंगे यहाँ पर डबल अंडरलाइन 2 लाइनें आती हैं, आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ पर इस टाइम में। अगर हम इसको टॉप में ले जाएँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डबल अंडरलाइन आ रही है। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं चाहें तो, और इसको यहाँ से डायरेक्ट हम हटा भी रहे हैं Ctrl+Z कमांड यूज़ करके। तो ये समझ पाए होंगे आपके टेबल पे कैसे फॉर्मेटिंग लगाते हैं। ये फॉन्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम चलेंगे आगे। यहाँ से देखिए मैं इसकी रॉ की जो हाइट है वो बढ़ा रहा हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम पहुँचेंगे अलाइनमेंट ग्रुप पर। अलाइनमेंट ग्रुप में ऊपर
ऊपर दिया हुआ है आपको यहाँ पर टॉप अलाइन। अगर हम टॉप अलाइन कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था वो टेक्स्ट जो है आपकी वो टॉप में पहुँच चुकी है। अगर हम इसको मिडिल करेंगे ये बीच में आ जाएगा और बॉटम करेंगे तो टेक्स्ट हमारी नीचे आ जाएगी। इस तरह हम इसको लगा सकते हैं, या बराबर में ही पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम इसको डायगोनल करना चाहते हैं आप देखेंगे तिरछा हो जाएगा इस तरह से करके, जो भी हमारा एम्प्लॉय कोड, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट और आपका ये बेसिक आ रहा है वो आपको तिरछा दिखाई दे रहा है। और भी स्टाइल है इसमें, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको और इस तरह से भी कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सब है। और नीचे अगर देखिए आप इसको सिलेक्ट करके दोबारा पहले जैसा करना चाहते हैं तो आपको यहीं जाकर ये नीचे वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पे जाना होगा और यहाँ से इसको 0 करना होगा। 0 करने के बाद जब आप ओके कराएंगे तो आप देखेंगे वो सीधा हो जाएगा पहले जैसा। चाहें तो हम उसको थोड़ा सा पहले की तरह कम कर लेंगे, ये आप समझ पाए होंगे तो हम किस तरह से फॉर्मेटिंग लगाते हैं। इसके बाद आता है देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये अलाइनमेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, या अगर हम इसको यहाँ से सेंटर कर देते हैं तो आप देख पाएंगे जो भी हमारे नेम है वो बीच में आ गए हैं। अगर हम इसको राइट यूज़ करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा, लेफ्ट यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करके देख सकते हैं। इसके बराबर में ये आपका डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट है। अगर आप इंडेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो सुमन चौधरी है, देखो उनका इंडेंटेशन आगे, जो नेम है वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो ये आपका पीछे की तरफ चलता जा रहा है। इस तरह से हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके एक साथ एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडेंटेशन बोला जाता है इसको। इसके बाद हम क्लियर करेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को रैप करना, यानी टेक्स्ट को तोड़ देना। आप देख पा रहे हैं जैसे सुमन कुमारी चौधरी, सुमन चौधरी नाम दिया हुआ है, हम इसको सुमन कुमारी चौधरी करना चाहते हैं तो हम यहीं पर सुमन कुमारी चौधरी लिखेंगे। तो ये नाम आप देख रहे हैं थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको इतना करते हैं तो देखिए हमारे मोस्टली नेम सारे यहाँ नीचे आ रहे हैं, सब दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सुमन कुमारी चौधरी हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम चाहते हैं कि ये भी हमें पूरा दिखाई दे, लेकिन कॉलम की विड्थ भी हमें इतनी ही रखनी है जो है, कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देंगे। रैप टेक्स्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेंगे तो आप देखेंगे सुमन कुमारी चौधरी वहीं के वहीं नीचे रैप हो गया है और कॉलम की जो विड्थ है वो उतनी ही है जितनी पहले हमारी दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे मर्ज एंड सेंटर बटन है, हमने क्या किया, राइट क्लिक करके एक सेल इंसर्ट कराई, ऊपर एक रॉ इंसर्ट कराई और इसमें हमने फर्स्ट जो हमारी सेल है इसमें लिखा एम्प्लॉई डिटेल्स। इस एम्प्लॉय डिटेल को हम चाहते हैं कि हम हेडिंग दे दें और यहाँ से A1 से लेकर E1 तक सेलेक्ट करने के बाद में इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें तो ये जॉइंट सेल हो जाती है। मतलब जॉइंट का मतलब ये आप देख पा रहे हैं A से लेकर E तक जो सारी सेल्स अलग अलग दिखाई दे रही थी वो एक सेल बन चुकी है। इसको हम यहाँ से बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे तो आप देख पाएंगे एम्प्लॉय डिटेल आपका बड़ा दिखाई देगा। इस तरह से हम यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक फार्मूला के बारे में। देखिए एक नॉर्मली फार्मूला होता है, अगर हम जैसे सेलेक्ट करते हैं एरिया को, बेसिक जो सेल है, अगर हम 12,000 और ये जो 7500 इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्सेल के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर एवरेज, काउंट और सम तीनों चीज़ें निकाल कर दे देता है। यानी कि हमने सिर्फ दो वैल्यू को जोड़ा है तो दो वैल्यू को वो काउंट करके बता रहा है कि आपकी कितनी वैल्यू हमने जोड़ी है, उसका सम बता रहा है, उसका एवरेज भी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 वैल्यू को जोड़ेंगे तो तीनों वैल्यू का यहाँ सम भी बताएगा, काउंट बताएगा और उसका एवरेज निकाल कर दे देगा। इसी तरह से अगर हम 10 सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो 10 सेल्स काउंट करके भी बता रहा है वो, और यहाँ उसका सम भी बता रहा है और एवरेज भी बता रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इन सबका टोटल निकाल कर हम यहाँ देख पाएँ नीचे, तो हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ये ऊपर बटन दिया हुआ है ऑटो सम, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर ये टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक का टोटल यहाँ निकाल दिया है हमने। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम यूज़ करना है हमें, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कराएंगे शिफ्ट के साथ हम, और यहाँ फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक इसको रेंज को सिलेक्ट कर लेना होता है, इतना लेंगे और यहाँ हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगा देंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा। दोबारा समझिए, इज इक्वल टू सम यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसको हम
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगा देंगे, ये आपका टोटल हो जाएगा। या हम मैनुअली भी ले सकते हैं। मैनुअली का मतलब होता है आपने इक्वल साइन यूज़ किया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन कराया। अब आपको ये देखना है कि ये सेल नंबर कौन सा है, तो आप सेल नंबर देखिए इधर से E और यहाँ से 3, ये सेल नंबर E3 है, हमने यहाँ पर टाइप किया E3, उसके बाद में कॉलन साइन यूज़ किया, कॉलन, और उसके बाद हम लास्ट वाली सेल देखेंगे। देखिए लास्ट वाली जो सेल है उसका जो सेल रेफरेंस है वो है E12 रेफरेंस है, तो हम यहाँ पर E12 रेफरेंस देंगे तो वो अपने आप रेंज ले लेगा, सम कर देगा E3 से लेकर E12 तक। यहाँ हम शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर लगा देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है, अगर हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल साइन यूज़ करें, ऑल्ट के साथ इक्वल साइन यूज़ करेंगे, एंटर कराएंगे, आप देखेंगे यहाँ से टोटल हो जाएगा। इस तरह से भी हम टोटल कर सकते हैं। तो आप ये समझ पाए होंगे कि टोटल हमें किस तरह से करना है। अगर हम कुछ ही सिलेक्टेड रेंज में से टोटल निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से टोटल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे निकालेंगे कुछ और फार्मूला, जैसे हमने यहाँ पर कॉलम एक बनाया DA, HRA एंड TA, और उसके बाद ले लिया हमने ग्रॉस सैलरी। देखिए हम यहाँ पर आपको परसेंटेज के कुछ फार्मूला बताएंगे। जैसे आपको DA निकालना है तो कंपनीज में क्या होता है कि DA होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मीन्स हिंदी में बोल देते हैं इसको महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस सभी कंपनी के अंदर, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसके अंदर दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। यानी कि जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है उसका परसेंटेज होता है कि भाई 20%, 30% या 40%। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि हर एम्प्लॉय को 20% अपनी बेसिक का DA दिया जाता है। तो यहाँ उसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना होगा। देखिए मैनुअली हम लोग अभी तक क्या करते थे कि अगर हमें TA परसेंटेज निकालनी है, 20% निकालना है हमें 12,000 पे, जो 12,000 वैल्यू आ रही है इसका 20% निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाकर 12,000 × 20/100 मैनुअली इस तरह से किया जाता है, आप लोग जानते हो अगर, और एंटर लगाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये 20% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें मैनुअली नहीं करना पड़े, हम एक्सेल के हिसाब से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 12,000 नहीं लिखेंगे, हम 12,000 वाली सेल का रेफरेंस देंगे। यानी हमने E3 × 20/100 कर दिया, तो आप देखेंगे E3 का 20% निकल के आ जाएगा ये। और जब हम इसको नीचे ड्रैग कराएंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली सबका 20% निकल जाएगा। यानी कि जो 12,000 वैल्यू है उसका 20% ये निकल गया है, जो 7500 है उसका 20% ये निकल गया है, 13,000 20% ये आ गया। इस तरह से सबका 20% ये बराबर में निकल के आ गया है। ठीक है, इसको और इजीली करके मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इज टू साइन यूज करने के बाद में जब आप इस वाली सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल का रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा E3। आपको मल्टीप्लाई करना है 20 और अपॉन करना है 100। ठीक है, इस तरह से सिंपल फार्मूला लग जाएगा। या हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको डिवाइड 100 हटाकर परसेंटेज का साइन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो E3 × 20%, एंटर कराएंगे, ये 20% निकल के आ जाएगा। इसको हम यहाँ से ड्रैग करा देंगे, ये आपका 20% निकल चुका है। इसी तरह से हमें HRA निकालना है, फिर हम यही करेंगे इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर E3 पर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40%, एंटर कराएंगे यहाँ से, और इसको भी इसी तरह से ड्रैग करा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं DA और HRA हमने 20 और 40% निकाल दिया। देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो अब बाद में यहाँ फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। आप किसी भी सेल पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार में उस पर जो फॉर्मूला लगा हुआ होता है वो आपको यहाँ दिखाई देने लगता है। यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी और ऊपर आपका फॉर्मूला आएगा। अगर आप चाहते हो कि यहीं पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे जाए तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पर आपका फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, आप एंटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हट जाएगा। तो ये इस तरह से DA और HRA हमें कैलकुलेट करना था। इसके बाद हम TA निकालेंगे। TA के लिए भी हम कोई फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि हम ट्रैवलिंग अलाउंस उन लोगों को देना चाहते हैं जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं सिर्फ हम उनको 500 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस देना चाहते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं देना चाहते। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू इफ कंडीशन। जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाकर इफ लिखेंगे और इफ के बाद में यहाँ से ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे 3 चीज़ें दिखाई देंगी आपको, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं, यानी कि क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंडीशन हम ये लगाना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सामने वाली सेल पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बताएंगे कि D3 अगर इक्वल है किसके, मार्केटिंग के, तो यहाँ पर आपको डबल कोट लगाकर मार्केटिंग लिखना है।
और डबल कोड यहाँ से क्लोज कर देना है। देखिए डबल कोड में हम इसलिए इसको क्लोज करते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट है, जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर अगर टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उसको डबल कोड करके बंद करना होता है। तो हमने यहाँ बताया कि D3 अगर इक्वल है मार्केटिंग के। देखिए अभी तक ये लॉजिकल टेस्ट चल रहा है हमारा, नीचे जो बोल्ड हुआ है हमारा लॉजिकल टेस्ट चल रहा है। जैसे हम यहाँ से कॉमा लगाएंगे तो हमसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये वाला लॉजिक पूरा करे तो आंसर क्या आना चाहिए। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है आंसर जो चाहते हैं हम, तो हम आंसर चाहते हैं यहाँ पर 500, और जो आंसर हम नहीं चाहते उसे हम डालेंगे यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में, यानी कि हम 0 डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिपार्टमेंट मार्केटिंग है तो आंसर आना चाहिए यहाँ पर 500 और नहीं तो आंसर आना चाहिए 0। तो वैल्यू ट्रू हो गया आपका 500, वैल्यू फॉल्स हो गया यहाँ पर 0। ब्रैकेट हमने क्लोज किया, एंटर कराया और हमने यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। तो आप समझ पाए होंगे कि ये इस तरह से आपका ट्रैवलिंग अलाउंस निकल के आ जाएगा। मार्केटिंग जहाँ जहाँ मार्केटिंग है डिपार्टमेंट, उन लोगों को 500 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्मूला। इसके बाद ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है हम सब चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर इज इक्वल टू किया। अगर आप नॉर्मली तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, पहले E3 प्लस का साइन लगाइए, F3 प्लस साइन लगाइए, G3 प्लस साइन लगाइए, H3। आप चारों को यहाँ से टोटल कर सकते हैं और इसको कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करा सकते हैं। तो ये आपका सबका टोटल निकल कर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर इज इक्वल टू फार्मूला सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वही आपको रेंज लेनी है यहाँ से बेसिक से लेकर ट्रैवलिंग अलाउंस तक। ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, एंटर कर देंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करा देंगे, ऐसे हो जाएगा। या इसके अलावा जो मैंने आपको तीसरा शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल कीबोर्ड से अगर हम यूज़ करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग जाएगा। आप इसको एंटर कराएंगे और नीचे तक ड्रैग करा देंगे, ये आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और भी कुछ कॉलम इंसर्ट कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया P टैक्स, हमने एक प्रोफेशनल टैक्स का फॉर्मूला बना दिया, वो अलग से एक कॉलम इंसर्ट करा दिया, और एक यहाँ पर हमने नेट सैलरी के नाम से एक अलग से कॉलम इंसर्ट करा लिया है। यहाँ पर हम P टैक्स का फॉर्मूला लेंगे। इसमें हम कोई भी एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि भाई जो प्रोफेशनल टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है उसका कुछ एक क्राइटेरिया है कि भाई ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग देना है वो हमें। तो यहाँ हम ये बताएंगे कि जिन लोगों की ग्रॉस सैलरी 5,000 रुपये से कम है उनको प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ 15 रुपये देना है, 5,000 से कम वालों को। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला वही इफ़ कंडीशन लगा दिया। इफ़ लगाने के बाद मैंने बताया 3 चीज़ें निकल कर आती हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में हमने बताया कि अगर ये बराबर वाली सेल यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है वो लेस देन है 5,000 से, देन देखिए लॉजिकल टेस्ट है ये अभी जो मैंने बताया आपको, यहाँ जो है I3 लेस देन 5,000 मैंने डाला है, ये है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद में हमसे पूछेगा वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू हमने डाल दिया यहाँ पर 15, फिर हम कॉमा लगाएंगे तो हमसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स। तो वैल्यू फॉल्स हमें जब तक नहीं डालना होता है जब तक कि हमारा फार्मूला एंड ना हो जाए, यानी कि हमारा लास्ट लॉजिक ना आ जाए। तो अभी हमारे पास और भी लॉजिक है, यानी कि हमने 5 तक के लिए क्राइटेरिया दिया है, अब हम 5 से ज़्यादा के लिए क्राइटेरिया देंगे तो हमें वैल्यू फॉल्स ना रखकर यहाँ से एक और इफ कंडीशन चालू कर देनी है दूसरी, और हम बताएंगे कि अगर ये बराबर वाली सेल लेस देन है 6,500 से तो प्रोफेशनल टैक्स देना होगा 55। तो ये 55 जो हमने लिखा है ये वैल्यू ट्रू है, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम वैल्यू फॉल्स पे पहुंच जाएंगे, फिर एक और इफ कंडीशन ऐसी हम चालू करेंगे, फिर हम बताएंगे कि अगर ये बराबर वाली सेल लेस देन है 8,000 के तो यहाँ कॉमा लगाकर हमने दे दिया इसके अंदर 105, फिर कॉमा, फिर इफ कंडीशन, फिर ब्रैकेट ओपन देंगे, हम इसी करेंगे। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर ये वाली सेल लेस देन है 10,000 के तो यहाँ हमने दे दिया 135, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ कंडीशन, फिर ब्रैकेट ओपन, इस तरह से हम रिपीट करते चले जाएंगे। लेस देन यहाँ हम करेंगे 13,500 हमने मान लीजिए दिया है यहाँ पर, और यहाँ हमने वैल्यू रख दी 205। तो देखिए अब तक जो हमने वैल्यू दी है ये सब वैल्यू ट्रू है, यानी कि जो 15, 55, 105, 135 और 205 ये हमारी वैल्यू ट्रू है। लास्ट में जब हम फार्मूला एंड करते हैं तो वहाँ हम वैल्यू फॉल्स डाल देते हैं। वैल्यू फॉल्स यहाँ पर हमने डाला है 250। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5,000 से कम है तो 15, 6,500 से कम है तो 55, 8,000 से कम है तो 105, 10,000 से कम है तो 135, 13,500 से कम है तो 205, और 13,500 से भी अगर ज़्यादा सैलरी है ग्रॉस सैलरी सभी एम्प्लॉय की
तो उनको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यहाँ जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार ही हमें क्लोज करना होगा। हमने 5 टाइम्स इसको देखिए ओपन किया है, यहाँ पर 5 टाइम्स हम क्लोज कराएंगे। 1 2 3 4 5 एंटर लगा देंगे, फॉर्मूला आपका लग जाएगा पी टैक्स का। इसको हम यहाँ से ड्रैग करा देंगे। ये हमारा पी टैक्स निकल के आ गया। इसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी के लिए आपको कुछ ऐसा ज़्यादा लंबा फार्मूला नहीं लगाना है। इज इक्वल टू करके आप ग्रॉस सैलरी में से लेस करेंगे पी टैक्स को, ग्रॉस में से पी टैक्स को लेस करेंगे। दोबारा समझिए, इज इक्वल टू इस वाली सेल में से लेस यानी कि माइनस का साइन लगाना है और पी टैक्स को लेस कर देना है और इसको हम यहाँ से ड्रैग करा देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये एक्सेल के बेसिक फार्मूला थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।